में देखते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। इसमें एक पॉइंट दिया गया रहता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो सोच के देखो, आप यदि किसी स्विमर के स्पीड को जानना चाहते हो तो ये थोड़े ना कहोगे जमीन पे तैर के दिखाओ, पानी में ही तैर के दिखाओ। तो जो स्पीड वो देगा तो उसके तैरने की कैपेबिलिटी चेक कर रहे हो आप, तो ये थोड़े ना करोगे उठा के फेंक दिया गंगा जी में अब तैर के दिखाओ। अरे पहले तो रुके पानी में, देखो उसकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी होता है यही वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या दे रहा है, स्विमर की कैपेबिलिटी। और उसकी कैपेबिलिटी आप जमीन पे नहीं चेक कर सकते, जरूर पानी में चेक करोगे, और वो पानी के रेस्पेक्ट में ही कहलाएगा, ये उसकी कैपेबिलिटी हुई। मान लो इसके लिए मैं या तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर लिखूंगा या जनरली वी नॉट कह दूंगा। और ये जो वी नॉट है ये कैपेबिलिटी ऑफ स्विमर कह देता हूं, वी नॉट कैपेबिलिटी ऑफ स्विमर टू स्विम। क्योंकि ये रिलेटिव के चक्कर में मैं उलझूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ गलती करूंगा, तो रिलेटिव से निकल लिया कि तैरने वाले के जो ताकत बताया जाएगा दैट इज वी नॉट। और ऑब्वियस है कि वो वाटर के रेस्पेक्ट में ही होगा। और लिखने वाला क्या लिखेगा, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में ही तो चेक करेंगे कि वो किस कैपेबिलिटी से तैर रहा है। तो पहला काम करेंगे, जब भी रिवर स्विमर प्रॉब्लम मिलेगा तो ढूंढेंगे ये वी नॉट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। और दूसरा, यदि रिवर की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कह लो, या इसे कह लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, या इसे वी आर कह लो, दोनों में से जो मर्जी कह लो। तो ध्यान रखना ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप इनके रिजल्टेंट लेने की कोशिश मत करना, सर ऐसे कैसे मना करते हो आप। मैंने तो ये पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। हाँ आपने सही पढ़ा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और जब कभी वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन से जैसा देखेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि इस चक्कर में आप उलझो मत उलझो इस चक्कर में। आप दो वेलोसिटी को ढंग से ढूंढ लो कि स्विमर की ताकत क्या है और पानी के फ्लो की ताकत क्या है, दो चीजें ढूंढो। और उनके बाद रियल लाइफ के इवेंट्स को सोचो। ये रिलेटिव के चक्कर में मत पड़ो, मैं ये बार बार फिर सजेस्ट कर रहा हूँ। रिलेटिव जोड़ दिया मैंने, दो क्वांटिटी ढूंढे, एक तो पानी की ताकत क्या है फ्लो की, और दूसरा स्विमर की ताकत क्या है। स्विमर की ताकत कहाँ देखोगे, तो स्टिल वाटर। अब देखो, यदि किसी सूखे टुकड़े को पानी के बहाव के बीच रख दिया, लकड़ी के सूखे टुकड़े को, मतलब जिसके पास ना अपनी इंजन है, ना अपनी अकल है, ना कोई उसको किसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो यदि इस सूखे टुकड़े को पानी में डाल दो तो क्या ये यहाँ बैठा रहेगा, किधर जाएगा। तो इसका मतलब यदि कोई अभी पूछे वेलोसिटी ऑफ फूड,
तो बड़े आराम से आप कह दोगे कि ये होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये VW, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऐसा करते हैं कि तुम बड़े अच्छे तैराक हो और तुम क्या किए, तैरने की कोशिश नहीं कर रहे, केवल पानी पे लेट गए। अरे यार, कोई मुर्दा इंसान लेट जाएगा तो वो तो हाथ पैर मारेगा नहीं, तो कैसा बहेगा पानी के साथ। और जो अच्छे तैराक होते हैं वो कोशिश करते हैं तो आराम से लेटे रह सकते हैं, फ्लोट करते रह सकते हैं, हाथ पैर ना मारे, जहां पे है वहीं तैरते रह सकते हैं। सर ये एक बार कूद के देख लो, हाँ किया है तो बस टेंशन खत्म, और नहीं तो बस कूद के देख लो, लेकिन एक शर्त है, तैरना जानते हो तब ट्राई मारना, वरना मत कूदना। अब मुझे ये बताओ, तो ऐसे यदि लेट जाए स्विमिंग पूल में तो जहां लेटेगा वही रहेगा, लेकिन यदि ऐसे लेट जाए गंगा जी में जाके, पटना में लेट गया तो निकलेगा कलकत्ता में, क्यों, बहा के तो लेते जाएगा। हाँ, अगर रास्ते में कोई मगरमच्छ कल्याण ना कर दे तो मतलब वो बहते चला जाएगा पानी के साथ साथ। तो अभी इस लेटे इंसान के पास कुछ नहीं तो एक VW तो आपको मिलेगा ही। यदि अपना अकल ये नहीं लगा रहा है, हाथ पैर नहीं मार रहा है, ये लकड़ी के सूखे टुकड़े की तरह तैर रहा है, मतलब लेटा हुआ है, फ्लोट कर रहा है। अब इंसान तो इंसान है, उसका मन किया मैं हाथ पैर भी मारूंगा, तो हाथ पैर मारूंगा सर इधर रख के, उसकी तो पूरी ताकत वो लगा रहा है तैरने की, क्या कोशिश कर रहा है A से B जाने की। तो हाथ पैर मार के ये जो अपना स्पीड क्रिएट करेगा, वो कौन सा स्पीड कहलाएगा, वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, या वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या वो कहलाएगा कैपेबिलिटी ऑफ स्विमर टू स्विम। तो मैंने कहा कि रिलेटिव के चक्कर में नहीं फंसो, तुम तो देखो ये V0 यदि है तो क्या लगता है वेदांत, ये A से B पहुंचेगा, हंस कहां पहुंचेगा ये। तो अब एक काम करो, ध्यान से देखो, ये आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पानी भी अपना काम कर रहा होगा। सर पानी ने क्या किया, तो आगे लाया, मतलब आदमी को ये नहीं लग रहा कि मैं उधर गया, वो तो सामने जा रहा है, हाथ पैर भी सामने मार रहा है, सिर भी उसका सामने है, लेकिन पानी के साथ बहकर आगे आया। उसको ऐसे फील करो, और थोड़ा सा यदि ये कोशिश करे तो आप क्या देखोगे इसे, कि ये स्विमर के अपनी कैपेबिलिटी तो है, लेकिन पानी के कारण ये थोड़ा और आगे आया, और फाइनली ये कहीं पहुंचा इस जगह। अब यदि कोई कहता है कि केस 1, minimum time taken to cross the river, केस 1, ये हेडिंग दे दो, ये चित्र बना लो। यदि मिनिमम टाइम में कोई रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो आपको क्या लगता है, किधर सर रख के तैरना ठीक रहेगा, क्या इधर सर रख के हाथ पैर मारता रहे वो ठीक रहेगा या नहीं, सोचो, क्या वो पहुंचेगा दूसरी तरफ, या इधर ऐसे किसी एंगल पे सर रख के हाथ पैर मारे तो क्या वो कम टाइम में पहुंचेगा। सर वो तो मुझे नहीं पता कम में क्या ज्यादा में क्या, अच्छा चलो मुझे ये बताओ, रिवर के वेट्स मैंने कह दिया मान लो L, ये है वेट्स, तो L को कवर करने में हेल्प कौन कर रहा है, V0 कर रहा है या VW कर रहा है, V0। तो आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करते हैं
कि ये सोच लेते हैं एक ऐसे x और ऐसे y। अब आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट s और डिस्प्लेसमेंट के दो टुकड़े दिख रहा है एस वाई एंड एस एक्स। वेक्टर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट दिखा, उसके दो टुकड़े दिखे। अब मुझे बताइए टाइम जो क्रॉस करने का आप लिख सकते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एस वाई बाई वी वाई या एस एक्स बाई वी एक्स या एस बाई वी, ये तीनों चलेगा। सर आप मुझे ये तो बताओ कि एस एक्स तो पता ही नहीं है तो वो यूज कैसे करोगे? बड़ा अच्छा सोचा, नहीं यूज करूंगा। सर एस भी नहीं पता है तो वो यूज कैसे करोगे? चलो वो भी नहीं करूंगा, तो बचा कौन? तो हमेशा ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है। और अभी के केस में ये टी क्रॉस कितना आया? टी क्रॉस मिनिमम, ये एस वाई बाई यू वाई से ही सोचो, ये आ गया विड्थ बाय वी नॉट जो उसकी कैपेबिलिटी है। आप सर कैसे कह सकते हो कि यही टाइम मिनिमम होगा? ध्यान से सोचो। यदि मैं उस ग्रीन कलर वाले के बारे में बात करूं तो ग्रीन कलर वाला यदि थीटा एंगल पे तैर रहा होता, इस ग्रीन कलर वाले को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता? एस वाई बाई यू वाई इसके लिए बोलो तो कितना? एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि डब्लू का तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। अब बताओ वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट से तो छोटा होगा, कॉस थीटा लेस देन 1। वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट से छोटा, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा, टाइम क्रॉस करने में क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा। और वैसे भी सोचो, आप नदी के एक किनारे पे खड़े हो और एक आपका बहुत प्यारा दुश्मन कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, सर तोड़ दूंगा, और एकदम बड़ा सा बढ़िया सा हॉकी स्टिक लेके सर पे खड़ा है। तो आप यदि तैरना जानते हो तो नदी में कूद के किधर भागने की कोशिश करोगे? पैरेलल नदी के, अप डाउन, या सीधे अपोजिट साइड? तो सीधे अपोजिट। वहां थोड़े मैं एचसीवी का पन्ना लेके पलटोगे कि भाई किधर से भागूं। तो बस इंस्टेंट पे जो आप डिसाइड कर रहे हो ना, दैट इज मिनिमम टाइम। आप मिनिमम टाइम में चाहते हो कि बस उधर पहुंच जाओ, इस प्यारे दुश्मन से छुटकारा मिले। तो आप उसके लिए वो एंगल नहीं बनाओगे 30 डिग्री ऊपर और 25 डिग्री नीचे, सीधे जंप लिया और पूरी एनर्जी लगा के इधर से उधर। आपने यदि कोई एंगल बनाया तो आपको दूसरी तरफ वाई की तरफ ले जाने का काम वाटर तो कर नहीं रहा, आपका ही प्रयास का एक टुकड़ा आएगा, वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा टाइप, जो भी होगा वो वी नॉट से छोटा होगा। इसका मतलब आपको टाइम ज्यादा लगेगा दूसरी तरफ जाने में। तो दूसरी तरफ पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे, इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए कंडीशन क्या है ये बता दो। कंडीशन क्या है? स्विमर must swim perpendicular to the flow of river, perpendicular to the flow of river। आपके लिए ये कंडीशन बहुत आसान है याद रखना कि मिनिमम टाइम में जाना है, पहुंचोगे नहीं सामने, ये पक्का पता है, लेकिन टाइम कम लगेगा, मिनिमम टाइम यही होगा। और किसी एंगल पे गए, और ये वी नॉट क्या है? स्विमर की कैपेबिलिटी। वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो नाम राम मोहन सोहन कुछ भी हो, कुल मिला के ढूंढना है आप कैपेबिलिटी। दो डाटा इंपॉर्टेंट है, एक पानी के फ्लो का स्पीड, एक स्विमर की कैपेबिलिटी। रिलेटिव मोशन में मत उलझना, ये मेरी सलाह है। मत सोचो वो रिलेटिव सर ये इसके रेस्पेक्ट में था, वो उसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नहीं चाहिए मुझे।
मुझे तो कैपेबिलिटी चाहिए, बस उसी से मैं काम करूंगा, कभी भी इनका रिजल्टेंट नहीं देखूंगा, सीधी सी बात, अलग अलग टुकड़े रहने दूंगा और मेरा काम बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो फिलहाल क्रॉस कर गए मिनिमम टाइम में, कंडीशन याद हो गया, परपेंडिकुलर स्विम करेंगे, सिंपल सी बात है। कोई यदि गोली मारने को तैयार हो तो जब पानी में कूद गए सीधे भागेंगे, सीधी सी लॉजिक। तो एंगल वेंगल क्यों बनाएंगे यार, सीधे भाग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडिया आ रहा है कि आज मूड कुछ अलग है, कोई गोली मारने को नहीं तैयार। केस 2, to cross the river through shortest path। आप चाहते हो शॉर्टेस्ट पाथ हो, बड़ा टेंशन है यार। शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब? देखो, जब हम पाथ कह रहे हैं तो मेरे पास पाथ कहते ही याद आ रहा है मुझे एस, पाथ कहते ही मुझे याद आ रहा है एस एक्स प्लस एस वाई। एस वाई जो कि विड्थ है डू नॉट चेंज। विड्थ, अरे सर मैं तो ट्रक भर के मिट्टी मंगवाऊंगा और विड्थ कम करवा लूंगा, फिर तैर के जाऊंगा दूसरी तरफ, पाथ मेरा शॉर्टेस्ट हो जाएगा। अरे क्यों खर्चा करने में लगे हो यार, मिट्टी भरवाऊंगा तो वाई कम होगा एस वाई, तो मत भरवाओ मिट्टी, बहुत टेंशन। ठीक है, अब इसका मतलब है कि किसको सॉर्ट कर सकते हो, एक्स एक्स को आप मिनिमम बना सकते हो और एस एक्स को मिनिमम कर सकते हैं। तो एस एक्स मिनिमम क्या हो सकता है? तो इफ देखो, आप यदि घूमने गए हो हरिद्वार ऋषिकेश तो पानी का फ्लो वहां बहुत तेज, यदि गंगा जी में कूदे तो एक समस्या तो है कि पानी ठंडा है, वो टेम्परेचर 0 के आसपास, या हो सकता है 2-4 डिग्री नीचे भी ना कहीं चला गया हो, तो 0 के आसपास, तो उसमें तैरने में तो वैसे ही आनंद आने लगता है। फिर भी हिम्मत किया, कूद गए। पानी का बहाव इतना तेज है कि आपकी अच्छी कैपेबिलिटी है, लेकिन आपसे भी अच्छी कैपेबिलिटी पानी की है, तो आप चाह के भी सामने नहीं पहुंच पाओगे, पानी बहा के ले ही जाएगा। तो एस एक्स 0 होने के तो चांस ही नहीं बनते। एस एक्स 0 होने के चांस कब बन सकते हैं? जब आप बड़े अच्छे तैराक हो, आपकी अच्छी स्पीड हो और आप तैरने गए हैं बनारस में, तो बनारस में पानी की बहाव फिर भी कुछ कम है, उतना नहीं है, तो वहां शायद चांस बनता है कि आप सामने पहुंच जाए, लेकिन वहां भी इतना कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक उम्मीद की। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ, जिसे कहते थे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर should be greater than velocity of water। यदि ऐसा है देन एस एक्स क्या कर दे सकते हो? 0। और यदि ऐसा हो गया देन पाथ विल बी मिनिमम, देन पाथ विल बी s equals to sy equals to l and it will be minimum। अब इस कहानी में, इस कहानी में एक आइडिया जो आपने देखा कि एस एक्स 0 हो जाए, यदि एस एक्स 0 है तो ये खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि यू एक्स 0 हो जाए। सर ये एक्स और वाई आप बोले जा रहे हो ना, तो मुझे एक्स का कोई अता पता दिख रहा है और ना ही मुझे कोई वाई का अता पता दिख रहा है। देखो यहाँ ये है विड्थ, ये था ए पॉइंट से तैरना शुरू करता है और चाहता है कि वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए, ये उसकी मन की इच्छा है। लेकिन लफड़ा क्या था कि यदि वो ए से बी की तरफ सर रख के तैरेगा तो सी राइट साइड जाएगा। तो उसको तैरने के लिए आपने सलाह दिया कि भाई ऐसे तैर, ऐसे तैर
तो ऐसे तैर यदि ये V0 है और पानी बहा के ले जाने की कोशिश में लगा पड़ा है इधर VW से, तो क्या होगा कि इसका कंपोनेंट आप बना लेते हो, इसका कंपोनेंट आप बना लेते हो V0 के, और V0 के दो कंपोनेंट कौन से देखते हो? यदि ये थीटा है तो V0 cos थीटा एंड V0 sin थीटा। अब मुझे बताओ ux 0 का क्या मतलब होगा? VW माइनस V0 sin थीटा, ये हो गया 0। तो VW किसके बराबर हो गया? VW किसके बराबर हो गया? V0 sin थीटा। तो sin थीटा किसके बराबर हो गया? sin थीटा बराबर हो गया VW बाई V0। अच्छा सोचो, हमने बड़ा किसको माना है, V0 को या W को? सामने जाना है ना, तो V0 को। ताकतवर स्विमर तभी सामने पहुंचेगा, लॉजिकली सोचो, क्योंकि एग्जाम में कहां तक याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो ऐसे प्रैक्टिकली सोचो कि यदि हम बहुत अच्छे तैराक हैं तभी हम सामने पहुंच सकते हैं, और नदी की जो फ्लो की स्पीड है उससे ज्यादा मेरी कैपेबिलिटी है, तभी तो साइन थीटा वैलिड होगा। सोचो तो साइन थीटा 1 से बड़ा हो सकता है क्या? तो अभी जो कंडीशन हमारा वैलिड होगा वो कब होगा? जब VW छोटा हो और V0 स्विमर की कैपेबिलिटी स्टिल वाटर का बड़ा हो। और बाय चांस मैंने यही अप्लाई कर दिया और VW बड़ा था, तो खुद ही दिख जाएगा कि ये एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है सर, साइन थीटा आ गया 5। अरे ऐसे कैसे 5 कैसे? वो 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या आइडिया क्लियर है? यदि मैं गलती भी करूं तो खुद दिख जाएगा कि नहीं यार ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, साइन थीटा ऐसा पॉसिबल नहीं। और अब बताओ, अभी जो शॉर्टेस्ट पाथ होने वाला है ये कौन सा होगा? तो क्या आपको लगता है ये बी के लेफ्ट साइड चला जाएगा, क्या बी के राइट साइड चला जाएगा? ये बी के लेफ्ट साइड चला जाता यदि V0 sin थीटा बड़ा होता VW से, यदि राइट साइड चला जाता यदि VW बड़ा होता V0 sin थीटा से। लेकिन ये कहीं नहीं गया, ये इसी लाइन पे बी तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जितना पानी इसको राइट साइड ले जाता उतना ही ये अपने प्रयास से लेफ्ट साइड आ जाता, इसलिए ये कहां पहुंचा? बी पे। क्या ये आइडिया दिखा? अब यदि कोई आपसे कहता है कि कंडीशन क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए शर्त आपने देख लिया, इसके लिए कंडीशन हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू VW बाई V0। ऐसे थीटा पे तैरना पड़ेगा उससे। अब ये थीटा जो है ना, कोई किताब इसे लिखता है 90 प्लस थीटा, तो ध्यान से सुनो, एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है। ये जो थीटा है ये थीटा कहलाता है, ये कहलाता है थीटा अप स्ट्रीम, थीटा अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर जाने वाला थीटा। और यदि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से नीचे एंगल थीटा लेते हैं तो उसे कहते हैं थीटा, क्या कहेंगे? थीटा डाउन स्ट्रीम। क्या याद रहेगा? तो इस एंगल को क्या कहते हैं? फ्लो के परपेंडिकुलर से जो ऊपर की तरफ होगा थीटा अप स्ट्रीम, इससे नीचे जो होगा थीटा डाउन स्ट्रीम। यदि फ्लो के डायरेक्शन से कहेंगे तो 90 प्लस थीटा एंगल पे तैरना पड़ेगा स्विमर को, जहां साइन थीटा क्या होगा? VW बाय V0। और ये तब वैलिड है जब VW छोटा है, स्विमर ताकतवर है, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा इस केस में? शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा S बराबर SY बराबर AB, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा S बराबर SY बराबर AB, क्योंकि SX तो 0 हो गया। इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ सीधे A से B। सर ये तो स्विमर तो डायरेक्टेड दिख रहा है अप स्ट्रीम में, ये बी पे कैसे पहुंचेगा? फिर मैं याद दिलाऊं, सर तो उसका अप स्ट्रीम की ही तरफ रहेगा लेकिन पहुंचेगा बी पे, क्योंकि ये कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो हट नहीं रहा इस लाइन से, क्योंकि पानी भी तो इसे ला रहा है इधर। तो जितना उसकी कोशिश है लेफ्ट जाने की V0 sin थीटा, उतना ही कोशिश है पानी की इधर ले जाने की। तो सर तो वैसे ही रखेगा, वैसे ही हाथ पैर मारेगा, लेकिन ये पहुंचेगा कहां? बी पे, सीधे रास्ते से, ए से बी। देखो
इसके देखने के शॉर्टकट एक है, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। मैं एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहता हूं कि सारे केस एक जैसे हो, जिससे आपका कंफ्यूजन कम से कम। मैं रिलेटिव में भी नहीं घुसना चाहता, मैं रिलेटिव से बाहर ही काम निकाल लेना चाहता हूं। और कारण क्या है, एक तो जैसे ही रिलेटिव आता है, एक रिलेटिव परेशान करेगा, दूसरा उसका वेक्टर आइडिया परेशान करेगा, फिर उनके प्लस माइनस दुखी करेंगे। अरे क्यों लफड़े में पड़ते हो? नहीं सर, मैं तो मास्टर बनूंगा वेक्टर के। अरे छोड़ो यार वेक्टर वेक्टर, मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने हैं, जितना मुझे चाहिए वेक्टर उतने से काम कर लूंगा। और ज्यादा पढ़ने का शौक होगा तो मैथमेटिक्स में वेक्टर जाओ ना, दुकान में खरीदो किताब, 200 तो 400 क्वेश्चन के सेट मिलेंगे। फिजिक्स वाले वेक्टर की एक भी किताब नहीं मिलेगी। दुकान में जितनी किताबें पढ़ी है वो मैथ्स के वेक्टर की पढ़ी है, और हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन फिजिक्स के लिए आपको उसके चक्कर में नहीं पढ़ना। फिजिक्स में आपको केवल ये फील चाहिए, दो वेक्टर, वेक्टर एडिशन क्या होता है, यहाँ सब्सट्रैक्शन का कोई अलग रूल है नहीं। तो यहाँ मैंने उसको भी नहीं यूज किया, उससे भी बाहर रहे, एडिशन भी नहीं यूज किया, केवल दो कैपेबिलिटी ली, ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, काम चला रहा हूं। अब मुझे बताओ, क्या इतने से संतोष कर लोगे, कंप्लीट हो गया ये आइडिया, या इसमें एक पार्ट और सोचना पड़ेगा कि यदि पानी की ताकत ज्यादा हुआ तो? अब पानी की ताकत ज्यादा हुआ तो मिनिमम शॉर्टेज पाथ सब नहीं होगा। अरे बालक, काहे का नहीं होगा? एस वाई नहीं बदलेगा, लेकिन एस एक्स के मिनिमम का तो कोई कंडीशन होगा। ये थोड़े ने कह रहा हूं कि एस एक्स जीरो ही एस एक्स मिनिमम होता है। एस एक्स जीरो नहीं हो पाया तो कुछ तो होगा, किसी एक कंडीशन में वो मिनिमम तो होगा। सर आप धीरे धीरे मैक्सिमम मिनिमा की तरफ तो नहीं जा रहे हो, सही सोच रहे हो, मैक्सिमम मिनिमा की तरफ जा रहा हूं। चलो सर देखते हैं। तो आप दूसरा केस देखिए, व्हेन V नॉट, जिसे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहते हैं, स्मॉलर देन V वाटर, देन Sx कैन नॉट बी जीरो। आप फिर से डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम तो जितनी बार बनाओ कम है। आपका मन क्या है, तो ए से बी जाना, लेकिन हमेशा मन की हो ये जरूरी नहीं है। तो सर मन की नहीं हो तो अरे देखते हैं और क्या हो सकता है। तो इसकी कोशिश है V नॉट, और ये इधर वाटर भी इसे ले जाने के चक्कर में है VW से। और अब हमें ये पक्का पता है कि Sx जीरो तो नहीं होगा, Y तो बदलने से रहा। S मिनिमम करने का मतलब, S मिनिमम करने का मतलब Sx को मिनिमम करो, S मिनिमम करने का मतलब Sx को मिनिमम करो। और Sx आएगा कहां से? UXT से। अब बताओ मुझे T क्रॉस कैसे लिखूं? T क्रॉस कैसे लिखूं? SY बाई UY। सर SY आपने नहीं बताया, L वेट, SY नहीं बताया सर आपने, अभी बता दिया ना, L। और UY कितना? V नॉट कॉस थीटा। अब बताओ SX क्या लिखूं मैं? SX क्या लिखूं मैं? SX इक्वल्स टू UXT क्रॉस। X के डायरेक्शन में आगे कौन ले जा रहा है? पानी। रोकने की कोशिश उसकी खुद की कैपेबिलिटी कितने स्पीड से कर रहा है? V नॉट साइन थीटा से। अरे V नॉट का एक कंपोनेंट रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि V नॉट ही छोटा है। तो V नॉट कॉस थीटा तो और V नॉट साइन थीटा तो और छोटा हो गया, तो वो VW को तो कैंसिल कर नहीं पाया। पानी पकड़ के ले जरूर जाएगा अपने साथ, भाई चल दुनिया घुमा के लाता हूँ। और T क्रॉस कितना है आपके पास? L अपॉन V नॉट कॉस थीटा। आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि मल्टीप्लीकेशन तो तुरंत समझ गए, L इंटू VW और बाई V नॉट सेक थीटा। और आप इतने अच्छे और हैं, ये भी समझ गए, L टेन थीटा। और आप जब यहां तक पहुंच ही गए किसी तरह, तो अब कौन रोकेगा आपको कि Sx मिनिमम का मतलब dSx बाई डी थीटा जीरो करने से? होगा या नहीं?
आपको मिनिमम चाहिए तो यही तो जानते हैं, क्या जानते हैं, dSx बदलने वाला थीटा है, बाकी तो कांस्टेंट है, dSx बाय डी थीटा 0। अरे सर काहे का नहीं बदलेगा, मैं बीच में ब्रॉनविटा पिलाऊंगा, वो तैरने वाला स्पीड बढ़ जाएगा V0 से। अरे छोड़ो, वो जितना तैरना जानता है, जितनी कैपेबिलिटी वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा अचानक। तो V0 फिक्स, VW फिक्स, तो बदलेगा कौन, तो ये थीटा, dSx बाई डी थीटा 0। डिफ्रेंशिएट करो तो L VW बाई V0 थीटा टेन थीटा माइनस L, अरे वो टेन थीटा का तो बताओ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। देखो ये सेक थीटा गया, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, कौन कौन था भाई नीचे, V0 cos थीटा था ना, हाँ V0 sin थीटा है, टेन थीटा भी आएगा, और 1 बाय cos थीटा सेक थीटा भी होगा। डिफरेंशिएशन चेक कर लो, डिफरेंशिएशन ठीक ठाक है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक थीटा एक चला गया, स्क्वायर चला गया, एल चला गया, एल चला गया, अब अपने पास बचा कौन, VW बाय V0 साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये ले, ये कॉस थीटा भी भगा दो, अब क्या हो गया, साइन थीटा हो गया इक्वल्स टू V0 बाय VW। सर ये तो देखा देखा लग रहा है। अच्छा पिछले वाले केस में क्या था, साइन थीटा, और अब क्या है, क्या इसको याद रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना है भाई, दो वैल्यू में जो बड़ा है उसको नीचे डाल दो, काम खत्म। VW V0 में जो बड़ा है उसे डिनोमिनेटर में सेट कर दो, आ गया एक ही कंडीशन, एक ही जैसे याद रखना। ये नहीं कि बैठ के मैं सर महाभारत लिखूंगा, अरे काहे का, मुझे पता है एक से बड़ा एक से छोटा, साइन थीटा एक से बड़ा हो नहीं सकता, तो जो छोटा वाला स्पीड हो आकार, या तो पानी की कैपेबिलिटी या आदमी की कैपेबिलिटी, जो बड़ा उसको डिनोमिनेटर डाल दो। थीटा आप स्ट्रीम पे तैराओ, शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, काम खत्म। शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करने में एस वाई बाई यू वाई, एस वाई बाई यू वाई का मतलब हो गया, साइन थीटा तो निकाल ही चुके हो, V0 cos थीटा, साइन थीटा निकल आया तो cos थीटा निकल आया, तो दोनों टुकड़े एक ही जैसे रूल से गाइड कर रहे हो आप, आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी। क्या ये समझ में आ गया, एक दिन डिराइव कर लो और आगे के लिए जीवन में सेट कर दो। दो डाटा है, जो छोटा वो ऊपर, जो बड़ा वो नीचे, कोई कंफ्यूजन तो बताओ कार्तिकेय, ये सेट हो गया दिमाग में, क्या रखोगे, मान लो तुम्हारी तैरने की कैपेबिलिटी है 10 मीटर पर सेकंड और पानी के फ्लो की कैपेबिलिटी है 20 मीटर पर सेकंड, तो बताओ तो कितने एंगल अप स्ट्रीम पे तैरना पड़ेगा, 10/20, भूल जाओ कौन सा V0 कौन सा VW, अरे जो बड़ा छोटा कर दो यार, साइन थीटा आ गया 10/20, 1/2 थीटा 30 डिग्री ऑफ स्ट्रीम पे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, काम खत्म। तो शॉर्टेस्ट पाथ का आइडिया मिल गया, दोनों के लिए एक ही तरह से काम करेंगे। हाँ एक में SX 0 होगा और एक में नॉन जीरो होगा, किसमें 0 होगा, आप ज्यादा बढ़िया तैरते हो तो 0 होगा SX, आप तैरने में कमजोर हो तो 0 नहीं होगा, SX का वैल्यू आएगा। क्या ये बात समझ में आई, तो ये एग्जाम में बैठ के मैक्सिमम मिनिमम मत लगाने लगे, याद कर लेना ना, सर ने कहा था साइन थीटा एक से बड़ा नहीं होता, दो ही क्वांटिटी ढूंढोगे क्वेश्चन में, कि तैरने की कैपेबिलिटी क्या है इंसान की, 10 दिन से भूखा है बेचारे को पानी में फेंक दिया, तैर रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से, पानी बह रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कतई सामने नहीं पहुंचेगा, फिर भी मिनिमम पाथ के लिए क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 2/10, काम खत्म। सर क्रॉस करने में कितना टाइम मिल लगेगा, 200 मीटर का रिवर है, 200/2 cos थीटा। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर देने को तैयार हैं। तो सर यही ना, हाँ केस 2 में 2 पार्ट हो गए और दोनों पार्ट को याद रखने का तरीका आपके सामने, तरीका एक बार और मैं लिख दूं कि यहां कंसेप्ट को ऐसे इलेबरेट कर लो, कंडीशन कंडीशन
to cross the river through shortest path. Shortest path. The swimmer must swim. The swimmer must swims at angle theta upstream, where sin theta equals to VW by V naught when V naught is greater than VW. SX 0 और दूसरा V naught by VW when V naught is less than VW. तो आपको करना यही है। और T क्रॉस कैसे लिखोगे? T क्रॉस width of river upon V naught cos theta. Width of river upon V naught cos theta. भूल गए तो V naught क्या है? V naught है velocity of swimmer with respect to water, velocity of swimmer in still water. Velocity of swimmer in still water. तो आपको जो दूसरा केस दिया गया है उस केस में इस तरह से एनालाइज करना। यदि कोई तैरने की कोशिश कर रहा है और शॉर्टेस्ट पाथ से जाना चाहता है तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ से जाने के लिए ये x और ये y उसे थीटा पे तैरा दो और जिसका कंडीशन तुम्हारे पास है साइन थीटा क्या होगा और क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो कौन से दो केस आ गए आपके पास? एक आ गया है मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना, उसके लिए कैसे तैरना था? परपेंडिकुलर टू द फ्लो, 0 डिग्री अप स्ट्रीम या 0 डिग्री डाउन स्ट्रीम, मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो। और यदि आप कहते हो शॉर्टेस्ट पाथ तो थीटा अप स्ट्रीम वेयर sin थीटा इक्वल्स टू आइदर V naught by VW और VW by V naught डिपेंडिंग ऑन व्हिच क्वांटिटी इज ग्रेटर। अब काम खत्म हो गया ये दूसरे केस का। तीसरा देखते हैं केस। तीसरा केस है when a start and end point is fixed। अब ये स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स का मीनिंग पहले समझा दूं आपको। ये बंदा यहां ए से तैरना शुरू करता है और ये बी पे एक आम का पेड़ है, आम खाने से जाना है। तो ये 300 मीटर का तो विड्थ और 400 मीटर के डिस्टेंस पे ये आम का पेड़। एक बोट वाला मिलता है या एक ये खुद ही बड़ा अच्छा तैराक है, वो चाहता है आम खाऊंगा, ए से बी की तरफ तैरे। तो क्या लगता है आपको कि ये इस रास्ते पे तैरेगा तो क्या आम खाएगा, पहुंचेगा आम के पेड़ के पास?
इस रास्ते पे तैरेगा, ये तो इसकी खुद की हाथ पैर मारने वाली कैपेबिलिटी है ना। पानी इसे छोड़ देगा क्या? अपने साथ बहा के नहीं लाएगा, थोड़ा लेफ्ट साइड थोड़ा राइट साइड लाएगा या नहीं लाएगा? आम के पेड़ पे तो ये नहीं पहुंचेगा। फिर जाना इसको आम के पेड़ पे ही है, पानी से तैर के। इसका मतलब स्टार्ट भी फिक्स है और एंड भी फिक्स है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब पानी का स्पीड तैराक के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो। यदि तैराक कमजोर निकला, खाने का मन तो सबको होता है आप, लेकिन मिलेगा नहीं। तैराक बहुत ताकतवर है, बहुत मेहनती है, तो फिर जाएगा, फ्लो के अपोजिट जाके ले आएगा। सोच, तो इसको कैसे तैराओगे आप? क्या यहाँ तैरने दोगे? इस रास्ते पे तैर के वो पहुंच पाएगा? कैसे सजेस्ट करोगे इसको? कैसे तैरने के लिए कहोगे कि भाई ऐसे मत तैर? तो कैसे तैरे कि इसको मिल जाए आम? बोलो बोलो वेदांत या अंश, बोलो। क्या इधर तैरा दूं, इससे थोड़ा सा ऊपर ऐसे? तब भी नहीं मिलेगा आम, और नहीं चांस है। तो इस वाले लाइन के और थीटा एंगल दूर चलो, ऐसे तैराओ। क्या ये आइडिया पसंद आया? अब वो थीटा हमें ढूंढना है। अब अप स्ट्रीम नहीं बोलोगे इसे, उस ए बी वाले लाइन से थीटा। ऐसी कंडीशन में काम करने का तरीका क्या होगा? ध्यान से सुनो। आप तो जानते ही हो, एक्स और वाई लेने के लिए आप स्वतंत्र रहते हो। एक्स और वाई केवल एक कंडीशन फॉलो करता है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, कहीं भी बनाओ कैसे भी बनाओ। तो जब स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स्ड हो, तो क्वेश्चन बनाते वक्त केवल एक सलाह मान लो कि आप उस ए बी वाले लाइन को y कह दो और उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन को x कह दो। सर ये क्या करवा दिया आपने? अरे एक्स वाई लिखवाया है यार, और कहाँ कुछ करवाया है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको ये जब स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स्ड दिख रहा है, जब स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स दिख रहा है, क्या ये एंगल अल्फा निकाल लोगे क्योंकि स्टार्ट और एंड फिक्स्ड है? ये मैं मान के चलो, अल्फा निकाल लोगे ये मान के चलो। और यदि निकाल लोगे, चेक कर लो, टेन अल्फा हो गया 400/300, अल्फा आ गया 4/3 टेन अल्फा, अल्फा आ गया 53 डिग्री। अंश याद हो गया आप? 37 डिग्री 53 डिग्री। अरे कार्तिकेय तुम्हें याद हुआ? साइन 37 10 30 57 53। अब ये 37 53, अब ये अल्फा आ गया अपने पास। ध्यान से देखो, ये अल्फा है तो यहाँ कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। और यहाँ 90 माइनस अल्फा होगा तो यहाँ कितना होगा? अल्फा। एक तो आप VW के कंपोनेंट बना दो, इधर VW cos अल्फा और इधर VW sin अल्फा, और एक V0 के कंपोनेंट बना दो जो तैरने वाला, V0 cos थीटा एंड V0 sin थीटा। और अब मुझे बताओ, पाथ रिजल्टेंट पाथ किस पे देखना चाहते हो? सेंस resultant path is AB, hence AB SY, hence UX क्या होगा? 0। और UX 0 का मतलब V0 sin थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए? VW cos अल्फा के। तो क्या आपको sin थीटा पता चल गया? कितना पता चल गया?
VW cos अल्फा बाई V नॉट। तो आपने यहां क्या किया कि एक्स वाई में y ले लिया स्टार्ट और एंड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, और x ले लिया उसके परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट पाथ उस स्टार्ट एंड फिक्स है, उसी लाइन को कहना चाहते हैं। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। तो जब एच.सी. वर्मा की किताब को आप बनाते हैं तो उसके लास्ट में एरोप्लेन विंड वाले क्वेश्चन, उन्हें भी ऐसे ही आप एनालाइज करना, और वो इसी केस पे बेस्ड है। 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इससे प्रीवियस वाले केस पे बेस्ड है, तो 2-4 क्वेश्चन है लास्ट में, वो सारे आपसे बन जाएंगे। UX 0 लिख लिया? हाँ नहीं, हाँ या ना? उससे क्या पता चल गया? V नॉट साइन थीटा देखो तो, और VW cos अल्फा देखो तो V नॉट कितना हो गया? VW cos अल्फा बाय V नॉट साइन थीटा। और क्रॉस करने के लिए जो टाइम देखोगे T क्रॉस, वो क्या लिख दोगे? SY बाई UY। SY तो हो जाएगा AB, और उसका UY क्या लिख दोगे? V नॉट cos थीटा माइनस VW साइन अल्फा। V नॉट cos थीटा माइनस VW साइन अल्फा। लेकिन ये जनरली पूछा गया नहीं है कभी कि तो क्रॉस का टाइम बताओ, लेकिन ये है आइडिया, यदि पूछे तो ऐसे। कुछ पूछना हो तो बोलो। क्या वेदा, पेज चेंज करूं? देखो, रिलेटिव से तो मैंने बचा लिया, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है जिसमें ये रिलेटिव सोचना फायदेमंद दिखता है। आपसे कह रहा है एक बोट है, और इतना ही कहने पे मजा नहीं आ रहा मुझे, मोटर बोट है, मतलब मोटर भी लगा है, आपको चंपू नहीं चलानी। मोटर बोट में इसकी कैपेबिलिटी दिया हुआ है कुछ V नॉट। V नॉट का मतलब क्लियर है ना? ये इसकी कैपेबिलिटी मतलब स्टिल वाटर है, या ये तुम इलेबरेट करके लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और यहां है वेलोसिटी ऑफ वाटर। हुआ क्या कि ये बोट एक बगल में लकड़ी का सूखा टुकड़ा तैर रहा है, वहां से आगे गुजरा। तो ये लकड़ी का सूखा टुकड़ा क्या बैठा होगा या पानी के साथ बहेगा? तो ये पानी के साथ तो बहेगा, पानी इसको बहा के ले जा रही है। और यदि पानी इसको बहा कर ले जा रही है, इसका मतलब क्या केवल इसे बहा के ले जाएगी, या उस बोट वाले को भी बहा के ले जाएगी? उसे भी लेके जाएगी। तो बोट का जो इफेक्टिव हम ग्राउंड से देखेंगे ऐसा स्पीड दिखेगा।
और कहता है कि ये टाइम जीरो की कहानी थी। कुछ देर बाद ये बोट 1 घंटे तक चलती रही। तो मान लो यहां आ गई बोट, आपको क्या लगता है, क्या बोट आगे आई तो क्या ये लकड़ी का टुकड़ा वहीं बैठा होगा? लकड़ी का टुकड़ा भी कुछ आगे आ गया, ये T1 टाइम पे, और यहां से बोट ने टर्न मारी, और बोट ने टर्न लेने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया। ये आपको बता दिया गया है, आप ये सोचें कि बोट ने ज्यादा टर्न लेने में टाइम नहीं लिया। अब इसका स्पीड क्या देखोगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर माइनस वाटर। सोच लो एक बार और। अब ये कितने देर में ये पहुंच जाएगा लकड़ी के टुकड़े के बगल में, ये हम जानना चाहते हैं। ये बोट यहां कितने देर में पहुंच जाएगा T2, या यहां से यहां का टाइम कितना होगा मुड़ के आने का? चित्र कथा तो अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन इसके सॉल्व करते वक्त मजे तब आते हैं जब इस दुर्घटना को ग्राउंड फ्रेम में नहीं, वाटर के फ्रेम में ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व द above event in वाटर फ्रेम। तो वाटर फ्रेम की जब तुम बात करोगे, वाटर फ्रेम की जब तुम बात करोगे, क्या नदी का पानी चलता दिखेगा या रुका दिखेगा? हाँ, वाटर इज नाउ, वाटर इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब हुआ लकड़ी का टुकड़ा इज एट रेस्ट नाउ, मतलब अब। और वो जो अपना बोट था, क्या बोट भी रेस्ट, या वो जाएगा आगे? किस स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, या V0 से। और ये कितने देर गया? 1 घंटे गया, 1 आवर गया। और यहां आने के बाद ये मुड़ करके वापस जा रहा है। आपको क्या लगता है कितने देर में ये इसके पास वापस पहुंचेगा? काम खत्म, 1 आवर में पहुंच जाएगा। इतना ही है हीरोडोम का पहला क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में जाएंगे। ग्राउंड फ्रेम में तो लफड़ा दिख रहा है, और वाटर के फ्रेम में ना वाटर चल रहा है ना ऊड चल रहा है, तो चलेगा कौन? बोट। और बोट भी कौन से स्पीड से? स्टिल वाटर वाले स्पीड से, मतलब कि उसकी जो, और वो तो फिक्स है मोटर की जो ताकत है, जाने का V0, तो जितना दूर गया उतना ही तो आने का V0 भी चाहिए। 1 घंटा वो लगाएगा, तो जहाँ 1 घंटा आगे गया तो 1 घंटे बाद वो वापस उसके पास पहुंच जाएगा। क्या ये ट्रिक समझ में आया? कठिन है या आसान है? तो हमेशा रिलेटिव के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन कभी कभी मजे आ जाते हैं तो पड़ जाता हूँ रिलेटिव के चक्कर में। हमेशा ही पढ़ेंगे तो फिर तो लफड़ा है। जैसे रिवर बोट में मैंने चुपके से निकल ले, नहीं काम किया, कहीं भी मैंने रिलेटिव का चक्कर ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा हमें हेल्प मिल गया, मैंने वाटर को कर दिया रेफरेंस, तो उसके रेस्पेक्ट में वाटर रेस्ट, लकड़ी का टुकड़ा रेस्ट, और बोट तैरेगा अपनी कैपेबिलिटी से, स्टिल वाटर वाले से, जनरल जितना गया उतना आया। तो वुड अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे चला गया होगा बोट के पास दोबारा मिलने से पहले? तो 2 घंटे में जितना पानी उसे ले जाएगा, 2 आवर इनटू स्पीड ऑफ वाटर। कैसे देख सकते हो बात? एक एग्जाम्पल देखिए, ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके 3 कॉर्नर पे पार्टिकल है, इनके नाम राम मोहन सोहन, ABC, ऐसा कुछ भी। और ये तीनों जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं कि मतलब A अभी B की तरफ दिख रहा है, B C की तरफ जाते दिख रहा है और C A की तरफ। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फ्यू सेकेंड लेटर A B थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया तो A अपना डायरेक्शन बदलेगा, तो B को भी डायरेक्शन बदलना पड़ेगा क्योंकि C भी अपना डायरेक्शन बदल चुका। फील करो। तो कुछ देर बाद मैंने यहां देखे A को और यहां देखे B को और यहां देखे C को, तो ये जो हमने देखे अब भी ये क्या बना रहे होंगे, अब भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे, स्पीड सबका सेम है। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे चलते चलते ये, ऐसे चलते चलते ये, ऐसे चलते चलते ये, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होंगे। तो मैं सिमेट्री से उम्मीद करता हूं सेंट्रॉइड पे जाके ये इकट्ठा होंगे, ऐसा मैंने उम्मीद किया। और हमसे पूछा गया टाइम इनके कोलिजन का बताओ। ये तीनों एक साथ मोशन शुरू करते हैं और इनके कोलिजन का टाइम बताओ। तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा? शुरू में सेपरेशन कितना है? शुरू में सेपरेशन है L और बाद में सेपरेशन क्या है? 0। तो इनिशियल सेपरेशन और वो उस सेपरेशन को कम करने का कोशिश केवल एक पार्टिकल कर रहा है या दोनों पार्टिकल कर रहा है? किसी दो की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आपके मन में विचार आएगा, सर ये टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला कहानी तो तब बनता है ना जब स्पीड फिक्स हो। तो मुझे ध्यान से सोच करके ये बताओ कि A और B का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनिशियल क्या लिखने वाले? A इधर जा रहा है B से और B इधर जा रहा है B से, और ये एंगल है इक्विलेटरल होने के कारण 60 डिग्री। तो B के दो कंपोनेंट बन गए, V cos 60, V sin 60। तो वो जो L लेंथ है उसको कम करने का काम कौन कर रहा है? V और V cos 60 दोनों मिल करके। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अभी V प्लस V cos 60, V प्लस V/2, 3V/2। और ध्यान से सोचो, बाद में जब इनके पोजीशन बदल भी गए, तब भी एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं? और तब भी जो उनके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखोगे तो क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वैसे ही नहीं मिल जाएगा? V प्लस V0 cos 60। इसका मतलब है कि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, भले ही साइज छोटे होते जाए, और अप्रोच का स्पीड हमेशा यही रहेगा, V प्लस V cos 60, सिमेट्री के कारण। और इस कारण से अप्रोच का स्पीड फिक्स। तो जो हमें टाइम मिला कोलिजन का इकट्ठा होने का, वो कितना हो गया? L/2V/3। ये हो गया 3L/2V। हमेशा ही वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। जहां भी कहीं इनके पोजीशंस को एक साथ आप अलग अलग जो दिख रहे हैं, A को B से ज्वाइन करो, B को C से, C को A से, और तब जो उनका अप्रोच देखोगे एक दूसरे के नजदीक आने का, वो V प्लस V cos 60 ही मिलेगा। इसे नोट करो। और अब एक क्वाड्रिलेट एक स्क्वायर बनाते हैं और फिर रेक्टेंगल, फिर हेक्सागन बना लेंगे, क्योंकि सिमेट्री तभी मिलेगा जब रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिनके साइड सारे एक जैसे और
रेगुलरिटी हो, सारे एंगल एक जैसे हो, जैसे स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल, रेगुलर हेक्सागन हुआ। क्या मैं चेंज करूं? हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सॉरी। ट्वेल्व बाई 3। थैंक यू वेदांत। तो इसी का भाई देखो, ये रेगुलर पॉलीगन में ये स्क्वायर ए बी सी डी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और एक दूसरे की तरफ चलते हुए ये धीरे धीरे सेंटर पे आके इकट्ठा होने वाले हैं। तो टाइम जो होगा क्रॉस, एक ही साथ ये शुरू हुए, एक साथ जो टकराएंगे, इनिशियल सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो हमेशा एक जैसा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी भी दो के बीच का, सिमेट्री है इसलिए एल अपॉन वी प्लस 0, क्योंकि दूसरे का कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। ये सिंपली हो गया एल बाई बी। और आप इसे यदि समझ गए तो रेगुलर हेक्सागन समझने से कौन रोक लेगा? ये चेक कर लो, ये सारे इकट्ठे होने के लिए चल पड़े, सेंटर पे इकट्ठा हो रहे हैं। शुरू में सबके वेलोसिटी एक जैसे था, वी 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 वी, सारे साइड एक जैसे हैं। तो ये जो टाइम होगा कोलिजन का, टाइम 0 पे ये सब चलना शुरू किए। इनिशियल सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनिशियल सेपरेशन एल, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v माइनस वी कॉस 60, एल बाय v माइनस वी बाई 2, 2l बाई v। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने? अरे भीतर का एंगल 120 है तो बाहर का एंगल 60 होगा, v cos 60, और वो दूर हट रहा है, v माइनस वी cos 60, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। वेदांत एक बार और समझाओ। ये इसको देखो, इधर वाला भी और ये भी, अप्रोच का स्पीड चाहिए,
इसके कंपोनेंट बनाओगे ना, यहाँ 120 होता है तो ये 60 होता है, v cos 60 v sin 60। बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा जो सिर्फ इनिशियल सेपरेशन को कम करने का काम करेगा। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, v माइनस v cos 60, v माइनस v/2 दैट इज v/2। किसी भी दो को ले लो एडजेसेंट। पिछला पेज दिखाऊं पहले, तो अब ये बताओ, कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती देखे हो या दुश्मनी देखे हो? दुश्मनी। चलो, तो अभी अभी फिलहाल ये एक बिल्ली कैट और ये एक डॉग, देखो ना तो मैं डॉग बना पाता हूं ना तो कैट मान लो तुम, ये है वी और ये है यू, और मेरे तो यू और वी में भी वैसे ही अंतर नहीं हो पाता जैसे मेरे कैट और डॉग में अंतर नहीं होता। तो ये वी और यू, ठीक, फिर भी अंतर कर लो। अब हुआ ये कि एक एक्स वाई प्लेन में एक डॉग ने एक कैट को देखा और सोचा कि आज बहुत भूख लगी है, इस कैट को ही खा के देखता हूं, या तो दुश्मनी होगी या दोस्ती होगी, चलो कैट से मिलके बातचीत करते हैं, दूसरा ऑप्शन। तो ये डॉग उस कैट की तरह, मत सोचना कि सर ये तो एक फ्रेंच जानता है और एक जो है वो चाइनीज जानता है, ये आपस में बातचीत कैसे करेंगे, कर लेंगे, मान लेते हैं। अब ये डॉग कैट की तरफ दौड़ा, भाई रुक मैं बातचीत करने आ रहा हूं, और कैट उसे नहीं देख रहा था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे जा रहा था, कांस्टेंट स्पीड से, और ये डॉग जो है इसका भी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसे बातचीत करना है कैट से, तो ऐसे दौड़ते जाएगा तो कैट तो तब तक चली गई, क्या ऐसे दौड़ेगा? डॉग है, डंकी नहीं, समझदार होता है, अब वो कैट की तरफ मुड़ेगा तो, लेकिन हमेशा देख किसको रहा होगा दौड़ते हुए, कैट को। तो ये कैट भी चलते जा रहे देखो और डॉग भी चलते जा रहे देखो, लेकिन और कहीं ना कहीं तो पकड़ेगा ना, मान लेते हैं पकड़ेगा, तो ऐसे ये ऐसे चलते आ रहे हैं। एक वो समय देखो जब डॉग यहाँ किसी मोमेंट पे डॉग यहाँ पे, अरे रास्ता ही गायब हो गया, किसी मोमेंट पे डॉग यहाँ पे और कैट यहाँ पे, किसी मोमेंट पे डॉग यहाँ पे और कैट यहाँ। कौन सा कैट है सर? देखो ये डॉग और ये कैट ऐसे ही दौड़ भाग कर रहा हो, आपको मात्र ये बताना है कि शुरू में ये डिस्टेंस है L, टाइम 0 पे कथा के चित्र की शुरुआत में ये चल रहा शुरू करते, वो सीधे जा रहा है Y पे और ये X के लॉन्ग था, लेकिन होते होते पकड़ लिया। तो आपको बताना है कि जब ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंच गए, वो वाला टाइम T कितना होगा, कहानी मात्र इतना। आइडिया तो समझ में आ गया।
ये कुत्ता इस बिल्ली को पकड़ लिया। अब मुझे बताना है टाइम। हमारे पास अवेलेबल है एल और हमारे पास अवेलेबल है वो टाइम जहां ये पकड़ लिया गया। बड़ा मुश्किल है यार, बनाऊं कैसे? क्वेश्चन तो बना लिया, अब सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। कल रात में मैं पेपर बना रहा था तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, तो उसने कहा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा पेपर बना रहा हूँ। कहा यार बड़े अजीब आदमी हो, पेपर बनाने में इतना टाइम लगता, पूछने में कौन सा टाइम, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। वो तो बताने वाले का टेंशन है कि उसे सॉल्व करना है। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर नहीं बनेगा तो बच्चा मुझसे भी तो पूछेगा। तो अब ये क्वेश्चन तो मैंने बना लिया, अब इसके सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढना है। अब सॉल्यूशन का रास्ता अभी तक जितना आइडिया है उन्हीं को मिक्स करो। एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला आइडिया, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का आइडिया। ध्यान से देखो, किसी मोमेंट पे एंगल बन रहा है थीटा, और आप स्पीड देख रहे हो यू v। तो इस किसी रैंडम टाइम पे ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा उसे देखो चित्र से, v माइनस यू कॉस थीटा। तो यदि वो टाइम टी नॉट है जब ये पकड़ लिए गए से, इसे ही तो हम ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ये इनिशियल सेपरेशन इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इंटू dt। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट रहता तब तो हमने पिछला वाला आइडिया यूज कर दिया होता, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अब कांस्टेंट तो है नहीं, तो मैंने कैलकुलस अप्लाई कर दिया। कैलकुलस अप्लाई कर दिया तो इनिशियल सेपरेशन वाला कहानी बड़े आराम से दिख गया, v इंटू टी नॉट माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी। लेकिन इसमें एक लफड़ा फंस गया कि कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं है, और कॉस थीटा का मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। कॉस थीटा का मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक इक्वेशन ये हो गया मेरे पास। यदि मुझे ये इंटीग्रल कॉस थीटा का वैल्यू 0 से टी नॉट का मिल जाए किसी भी तरह, कैसे भी करके, तो शायद काम बन जाए अपना। अच्छा ये बताओ, यदि मुझे एस वाई निकालना हो तो एस वाई कैट का और एस वाई डॉग का अलग अलग है या एक जैसा है? इन टाइम टी नॉट, इन टाइम टी नॉट, मुझे बताओ। टी नॉट टाइम में डॉग और कैट का एस वाई एक जैसा है या अलग अलग? एक जैसा पक्का दिख रहा है ना। और कैट का एस वाई लिखना तो बाएं हाथ का काम, यू इंटू टी नॉट। और डॉग का एस वाई लिखना भी कोई मुश्किल काम नहीं, v cos थीटा dt 0 से टी नॉट। तो यहां से संयोग अच्छा था कि cos थीटा dt 0 से टी नॉट का वैल्यू निकल गया, u टी नॉट बाई v। और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ये इंटीग्रल cos थीटा वाला उठा करके
पहले वाले इक्वेशन में ले जाके रख दो। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया उसे चेक कर सकते हैं। एक काम करता हूं, L यहां पे लिख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 L equals to VT naught minus U into UT naught by V। ये हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय V इंटू टी नॉट L के बराबर। तो टी नॉट का वैल्यू आ गया L इंटू V अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया आंसर। ये जो बिल्ली कुत्ते हैं बहुत कष्ट देते हैं, ये भी हीरोडोम के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत दिन यही नहीं समझ में आता है कि आखिर यार ये अप्रोच का क्या चक्कर है। तो अभी जो 3 क्वेश्चन देखे उससे थोड़ा थोड़ा फील आ गया कि अप्रोच कुछ होता है। और उस केस में कैलकुलस इसलिए नहीं लगाया कि हमेशा वो सिमेट्री था, हमेशा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो अमाउंट था वो एक जैसा था, इसीलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया टाइम। यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते थे, यहाँ कैलकुलस लगाना पड़ गया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन यूज करो और एस वाई अलग से देख लो बराबर इन और टाइम में 2 इक्वेशन आ जाए। यदि थोड़ा अकलमंदी से उन्हें मैनिपुलेट कर ले तो रिजल्ट हाथ लग गए। तो क्या मैं मान के चलूं कि रिलेटिव मोशन के साथ कुछ कंफर्ट आप लोगों की बन गई। तो ये रिलेटिव का थर्ड पार्ट था, कंप्लीट हो गया। अब रिलेटिव मोशन आज के लिए मात्र इतना।